अम्ल पित्त में अक्सर रोगी जो हमारे पास आते हैं उनको खट्टी डकार आना, खट्टे पानी का जैसा महसूस होना, बार बार उल्टी जैसा इच्छा करना, पेट में गैस बने रहना या सर में दर्द होना या कभी कभी कॉन्स्टिपेशन होना, जी मिचलना, खाने के लिए अरुचि होना, इस प्रकार के अनेकों लक्षण देखने को मिलते हैं। चाय के लिए मना करते हैं कि चाय बहुत ज़्यादा जो लोग पीते हैं उनके एसिडिटी रहती है, जलन होती है और खट्टी डकारें आती हैं। जिनको एसिडिटी की शिकायत है वो भ्रम में ना रहें और दही का सेवन नित्य रूप से ना करें। दही में कहते हैं कुछ लोग कि नमक डाल के नहीं खाते हैं, उसके बैक्टीरिया मर जाते हैं, तो ये होता है क्या? कहा जाता है कि खाना खाने के पहले पानी पी लेना चाहिए, बाद में खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। अब उसमें कुछ डॉक्टर्स एग्री नहीं करते हैं कि आपने अगर पहले पानी पी लिया तो जो एसिड आपका बन रहा है वो आपका न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो आयुर्वेद क्या कहता है कि पानी कब पीना चाहिए? आजकल एसिडिटी जब होती है तो लोगों में ये देखा गया है कि अपने आप मेडिकल स्टोर पे गए और कोई एंटासिड ले लिया, कोई पीपीआई ले ली और वो गोली खा ली, आराम मिल गया और उसकी फिर हैबिट हो जाती है। और धनिए का पाउडर 1 चम्मच जीरे का पाउडर और 1 चम्मच सौंफ का पाउडर, इनको एक चम्मच को पाउडर करके आप इसका 1/4 चम्मच लेंगे। कई बार क्या होता है कि दवा खाते हैं और हमें आराम मिल जाता है, लेकिन फिर वो 10-15 दिन में वापस से एसिडिटी होने लगती है। तो दवाइयाँ क्या पूरी उम्र खानी है, रेगुलर खानी है या गैप करके खानी है, कैसे खानी है? ये एक ऐसी बीमारी है जो कि लाइफस्टाइल डिजीज़ के अंतर्गत आने लग गई है और अगर हम अपना लाइफस्टाइल इम्प्रूव कर लें, अर्थात अपनी जीवन शैली इम्प्रूव कर लें, तो ये आपको बीमारी जड़ से जा सकती है। आपको औषधि लेने की भी ज़रूरत नहीं। स्त्रियों के लिए विशेष रूप से रहता है शतावरी चूर्ण, जो कि ज़्यादा पित्त रोग में हम देखते हैं कि उनको माहवारी भी ज़्यादा हो जाती है, तो ये उसमें भी कार्यकर होता है क्योंकि वह पित्त का शमन करता है। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो में। आज का एपिसोड हम लेके आए हैं हाइपर एसिडिटी के ऊपर और ये आज पहला एपिसोड मैं आयुर्वेद पे शूट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि हेल्थ के जितने भी आयाम हैं उन सबको कवर करना चाहिए। तो मैंने एलोपैथ, होम्योपैथ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आयुर्वेद पे आज पहला एपिसोड शूट करने जा रहा हूँ और आज हाइपर एसिडिटी के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ में है डॉक्टर स्वाति त्यागी, जो कि पिछले 24 सालों से आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने आज तक एक भी एलोपैथिक दवाई नहीं यूज करी, ना ही किसी पेशेंट को इस्तेमाल करने की सलाह दी है। तो भाई अगर अभी तक आपने तिवारी जी टॉक शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे आपको हमारे आगे आने वाले एपिसोड की जानकारी मिलती रहेगी और आगे किन किन विषयों पे आप हमारे एपिसोड देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो डॉक्टर स्वाति, बहुत बहुत स्वागत है आपका तिवारी जी टॉक शो में। धन्यवाद तिवारी जी, आपने मुझे अपने टॉक शो में आमंत्रित किया। तो डॉक्टर स्वाति, आज सबसे पहले तो बताइए कि ये हाइपर एसिडिटी, जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है आजकल बहुत कॉमन होती जा रही है, तो ये क्यों होती है? हाइपर एसिडिटी होने के क्या कारण होते हैं, इसके बारे में बताइए। हाइपर एसिडिटी जो आपने पूछा, इसको हम आयुर्वेद में अम्ल पित्त नाम से जानते हैं और अम्ल पित्त का अर्थ होता है जब हमारे शरीर के अंदर पित्त की मात्रा अधिक स्तर पे पैदा होती है। हमारा जो आमाशय है तिवारी जी, उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम का एक पाचन रस सिक्रेट होता है। जब उसकी मात्रा अधिक बनने लग जाती है, इसी को नाम हम हाइपर एसिडिटी देते हैं। आयुर्वेद में पित्त के कई प्रकार माने गए हैं, एक प्राकृत पित्त और एक वैकृत पित्त। जब ये प्राकृत अवस्था में होता है तो ये कटु रस प्रधान होता है, परंतु जब ये विदग्ध हो जाता है तो ये अम्ल रूप ले लेता है और इसी को हम लोग अम्ल पित्त की संज्ञा देते हैं। अम्ल पित्त में अक्सर रोगी जो हमारे पास आते हैं उनको खट्टी डकार आना, खट्टे पानी का जैसा महसूस होना, बार बार उल्टी जैसा इच्छा करना, पेट में गैस बने रहना या सर में दर्द होना या कभी कभी कॉन्स्टिपेशन होना, जी मिचलना, खाने के लिए अरुचि होना, इस प्रकार के अनेकों लक्षण देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत सारे कारण इसीलिए होते हैं क्योंकि हमारी जीवन शैली वगैरह सही रूप से हम लोग अपना नहीं प्रैक्टिस करते और इसमें मुख्यतः जो ऋतु है वो भी एक अपना विशेष महत्व रखती है। इसमें हमारे आहार विधि विधान भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव फैक्टर होते हैं अम्ल पित्त के रोग में। ये एपिसोड लास्ट तक देखिएगा क्योंकि हर एपिसोड की तरह इस बार भी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और जिसका सही जवाब देने पर आपको डॉक्टर स्वाति से फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन मिलेगा, एक लकी विजेता को। कई बार देखा गया है कि जो हम आजकल तला चिकना खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं
वो भी एक रीज़न है एसिडिटी होने का। तिवारी जी बिल्कुल सही कहा आपने। पित्तवर्धक आहारों का बहुत सुंदर विवेचन किया गया है आयुर्वेद में। आयुर्वेद वह शास्त्र है जो हमारे आहार विधि विधान का किस प्रकार से नियम का पालन करना है उसके बारे में हमें जागरूकता देता है। पित्तवर्धक आहारों में जैसा आपने कहा तेलीय पदार्थ आते हैं, खट्टे चरपरे पदार्थ आते हैं, फास्ट फूड जंक फूड आता है, चाइनीज़ फूड आता है, खट्टा दही आता है, मिर्च मसाले वाले आइटम्स आते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स आती हैं, बाहर का तला हुआ पकोड़ा समोसा इस प्रकार के आते हैं। इसके अलावा कुछ फर्मेंटेड चीज़ें जैसे इडली डोसा ऐसी चीज़ें भी बहुत आती हैं। अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गई और चाय कॉफ़ी हो गया, ये सब चीज़ें पित्तकारक हैं। इडली डोसा भी आता है, लेकिन साउथ में तो यही उनका आहार है, वो रोज़ खाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तिवारी जी, हम लोग जब अपने भोजन का निर्णय करते हैं तो वो साउथ और नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट इसको ध्यान में मद्देनज़र रख के करते हैं। जो साउथ के लोग होते हैं उनको वो चीज़ साथ में हो जाती है, और जो नॉर्थ के लोग हैं, हमारा स्टेपल फूड व्हीट है, उनका स्टेपल फूड जो है वो राइस है, तो वो लोग उस चीज़ के लिए यूज्ड टू हैं। लेकिन बहरहाल नित्य खाने से उनको भी इस हाइपर एसिडिटी या अम्ल पित्त रोग से उनके लक्षण उनको भी महसूस करने पड़ सकते हैं। तो मतलब साउथ वालों को हजम हो जाएगा, नॉर्थ वालों के लिए थोड़ा दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल, इसीलिए अपनी देश अनुसार, अपने काल अनुसार हमें भोजन करना चाहिए। जो हमारे प्राकृतिक काल, मौसम और हमारे स्थान का भोजन है, हमें जिस स्थान पे उस वक्त हम हैं उसी हिसाब से हमें भोजन करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ तिवारी जी, अगर केरला में ज़्यादा चावल खाया जाता है और वही चीज़ अगर हम लोग यहाँ पे खाएंगे केरला या साउथ की चीज़ों को यहाँ पे, तो हमें ज़्यादा उसके दुष्प्रभाव मिलेंगे, ना कि जिस प्रकार से वो उन लोगों को साथ में हो जाता है वो हमें उस प्रकार से साथ में नहीं हो पाएगा। तो हमें अपने लोकेलिटी के अकॉर्डिंग, हमें अपने एरिया के अकॉर्डिंग, हमें अपने स्टेट के अकॉर्डिंग जो उसका स्टेपल फूड है हमें उसका सेवन करना चाहिए। अच्छा, कई बार चाय के लिए मना करते हैं कि चाय बहुत ज़्यादा जो लोग पीते हैं उनके एसिडिटी रहती है, जलन होती है और खट्टी डकारें आती हैं। कई बार कोल्ड ड्रिंक्स जो पीते हैं उनके लिए भी मना किया जाता है, तो क्या चाय का ऐसा है, निषेध है? बहुत अच्छा तिवारी जी, हमारा आजकल ऐसा हो गया है प्रचलन कि आए दिन हम लोग दिन में 3-3, 4-4 कप चाय पी जाते हैं, जो कि बहुत ही हमारे स्टमक की लाइनिंग के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। चाय हो गया, अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गया, ये सब हमारी स्टमक की लाइनिंग को इरोड करते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि पित्त को भी बढ़ाते हैं, तो हमें कोशिश यही करनी है कि सम मात्रा में कम से कम 1 या मैक्सिमम 2 कप चाय हम पिएं। इससे ज़्यादा इसकी मतलब हम लोग पिएंगे तो ये हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। कॉफ़ी के साथ भी यही है? कॉफ़ी के साथ भी यही है। और कई बार होता है कि कई गैस बन रही है तो लोग कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, सोडा पी लेते हैं। ये सब चीज़ें भी हानिकारक रहेंगी, क्योंकि ये सब चीज़ें भी हमारे पित्त को, वात, पित्त और कफ, जो 3 दोष बताए गए हैं आयुर्वेद में, उसकी सम अवस्था को विषम कर देती हैं, जिसके चलते हुए अनेक रोगों की संभावना के लिए हम लोग फिर तैयार हो जाते हैं। अच्छा, कहीं पे मैंने पढ़ा था कि जो हम खाना खा रहे हैं उन खाना खाने में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक साथ नहीं खानी चाहिए, और अगर वो एक साथ खाएंगे तो आपको ये एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी। तो वो आहार अगर कुछ आप बताएं ऐसे होते हैं? ज़्यादा तीखा, मसाला, हरी मिर्च का सेवन करना, ज़्यादा नमक का सेवन करना तिवारी जी, ये पित्तवर्धक में आता है। ज़्यादा हरे पत्ते वाली सब्जियों का सेवन करना, ज़्यादा लहसुन का सेवन करना, ज़्यादा जिसे कहते हैं कि लाल मिर्च वगैरह का सेवन करना, ये सब चीज़ें पित्तवर्धक कहीं मानी जाती हैं। खाने में नित्य रोज़ ही दही का सेवन करना, क्योंकि दही भी उष्णवीर्य होती है और वो भी पित्तवर्धक होती है। तो जिनको एसिडिटी की शिकायत है वो भ्रम में ना रहें और दही का सेवन नित्य रूप से ना करें। रोज़ नहीं खाना। रोज़ खाता हूँ दही। हाँ जी, तो तिवारी जी आपको हेल्दी रहने के लिए इसका त्याग करना होगा। आप छाछ पी सकते हैं, ना कि दही का सेवन, क्योंकि दही उष्णवीर्य है और इसका सेवन बताया है आयुर्वेद अनुसार विंटर्स में, अर्थात शिशिर ऋतु में, वर्षा ऋतु में या ग्रीष्म ऋतु में इसका सेवन नहीं करना
पीना चाहिए। बल्कि गर्मियों में दही ज़्यादा खाते हैं हम लोग, लस्सी और दही से बनी हुई चीज़ें भी। लस्सी सेवन आप कर सकते हैं। तासीर में ऐसा लगता है, बाहर स्पर्श में जो होती है दही, हम लोग फ्रिज में रख देते हैं और उसको ऐसा मानते हैं कि ये स्पर्श में शीतल है, तो शायद ये हमें अंदर भी शीतलता देगी, परंतु इसका अपना एक वीर्य है। वीर्य से अर्थ होता है तिवारी जी, उसका एक स्वाभाविक गुण कि वो अंदर जाके हमारे शरीर में किस प्रकार से पाचित होकर अपना गुणधर्म दिखाएगी, उसको वीर्य कहते हैं। तो वो उष्ण वीर्य है, यानी कि तासीर में गर्म है। तो इसीलिए इनका सेवन हमें कम से कम ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में नहीं करना चाहिए दही का सेवन। हाँ, जैसा आपने कहा कि मैं छाछ पीता हूँ, तो छाछ आप पी सकते हैं। नहीं, छाछ तो बन नहीं पाती इतना फ्रिक्वेंट घर पे, दही है तुरंत अपना खा लिया जमा। जी। अच्छा, एक चीज़ और बताइए मुझे, दही में कहते हैं कुछ लोग कि नमक डाल के नहीं खाते हैं, उसके बैक्टीरिया मर जाते हैं, तो ये होता है क्या? दही के सेवन हमेशा आयुर्वेद ने बताया है, या तो मीठा खाना है या फिर आंवले से युक्त खाना है, आंवले के साथ या फिर शहद या गुड़ के साथ। तो इस प्रकार से दही का सेवन बताया गया है। आजकल जो हम लोग जिस प्रचलन में हैं उसमें नमक का रायता, ये सब चीज़ें चलती हैं जो कि हमारे पित्त को दूषित करके फिर फाइनली रक्त को दूषित कर देती हैं, जिससे अनेकों प्रकार के स्किन की प्रॉब्लम्स भी हमें आ जाती हैं। मतलब नमक नहीं डालना है, कभी कभी आप ले सकते हैं। इन सब से आपको ये जानना ज़रूरी है कि निरंतर या डेली बेसिस पे अगर आप ये क्रिया कर रहे हैं तो रोगों की उत्पत्ति का कारण बनेंगे, लेकिन कभी कभी अगर आप लेते हैं तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि बॉडी अपने वात, पित्त और कफ को बैलेंस करने की क्षमता रखती है। अच्छा, इसमें कई बार कहा जाता है कि खाना खाने के पहले पानी पी लेना चाहिए, बाद में खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। अब उसमें कुछ डॉक्टर्स एग्री नहीं करते हैं कि आपने अगर पहले पानी पी लिया तो जो एसिड आपका बन रहा है वो आपका न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो आयुर्वेद क्या कहता है कि पानी कब पीना चाहिए? बहुत सुंदर तिवारी जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। जो पित्त है हमारा, वो दो महातत्व जिसे कहते हैं महाभूत तत्वों से बना है, जिसमें से एक है अग्नि और जल। अग्नि और जल के संयोग से बनता है पित्त, और पित्त आवश्यक है हमारी पाचक अग्नि को अर्थात हमारी जठर अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए। अधिक मात्रा में अम्बुपान यानी कि जलपान सेवन करना स्वाभाविकता हमारी अग्नि का क्षय करता है। तो कुछ लोगों को जो आदत होती है सुबह सुबह उठ के 2-3 गिलास पानी पीने की, वो प्रक्रिया बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि रात्रि का जब हमने भोजन कर लिया तो वो ऑटोमेटिकली हमारी अग्नि शांत हो गई, और सुबह जब हमने उषा अम्बुपान यानी कि सुबह सुबह का जो जल ग्रहण किया, जिसे हम आयुर्वेद में उषा अम्बुपान कहते हैं, तो वो अग्नि को पुनः शांत कर देता है। तो ऐसा कदापि ना करें। अपनी जितनी आपकी तृष्णा है, जितनी आपकी पिपासा है, उतना ही आपको जल ग्रहण करना है। और बेहतर ये रहेगा कि कुछ अग्निवर्धक, कुछ जो कि अग्नि को पुनः प्रदीप्त करें, ऐसे कुछ तत्व जैसे सौंठ, जीरा, धनिया, इस प्रकार का पानी का सेवन सुबह उठते के साथ ही करें। खाने के मध्य में, भोजन के बीच में थोड़ा जितनी आपको प्यास है, 1 घूंट पानी आप पी सकते हैं। बहुत ज़्यादा पानी पीना आपकी जठर अग्नि को शांत करता है, और आयुर्वेद में कहा गया है कि अग्नि ही सभी रोगों का मुख्य कारण है। रोगो सर्वा अपि मंद अग्नौ, मंद अग्नि ही हमारे सभी रोगों का मुख्य कारण बताया गया है। तो पानी का जो हमें ग्रहण करना है बहुत ही विवेकपूर्ण, और जितनी हमारी तृष्णा है, जितनी हमारी पिपासा है, उसके अनुरूप करना है। अत्यधिक पानी हमारे लिए हानिकर होगा। आजकल एसिडिटी जब होती है तो लोगों में ये देखा गया है कि अपने आप मेडिकल स्टोर पे गए और कोई एंटासिड ले लिया, कोई पीपीआई ले ली, और वो गोली खा ली, आराम मिल गया, और उसकी फिर हैबिट हो जाती है। तो ये दवाइयाँ लेना क्या ठीक है? तिवारी जी, इस प्रकार की जो प्रचलन लोग करते हैं कि एंटासिड खा लिया, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, मुख्यतः वो लोग इस प्रकार से काम कर रहे हैं कि आपके घर में कोई, मान लीजिए एक चोर आया, आपने चोर को उसको बाहर नहीं निकाल कर घर में ही बिठाकर और बेहोश करके रख दिया, वो दोबारा से कभी भी जागरूक होगा और पुनः आपको नुकसान देगा। तो एसिड को दबाना एक प्रकार से आपके शरीर में घुसे हुए चोर को दबाने जैसा है। हमें उससे विमुक्ति चाहिए, उससे निरुक्ति चाहिए, उससे हमें अलग करके फेंकना है,
ना कि उसको दबाना है। अगर हम इसी एसिड को एंटासिड ले लेकर दबाते रहेंगे तो अनेक बीमारियां जैसे ड्यूडेनल अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर्स इस प्रकार की हो सकती हैं। कोलियोलिथियासिस यानी कि गॉल ब्लैडर के स्टोन्स गंभीर अवस्था में उत्पन्न हो सकते हैं। इसके साथ साथ अनेक त्वचागत बीमारियां भी हो सकती हैं, क्योंकि पित्त रक्त धातु के आश्रय से ही रहती है, अर्थात इट विल फ्लो थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। देयरफॉर हमें ध्यान रखना है कि एंटासिड का नित्य सेवन हमें नहीं करना चाहिए। कभी कभार आप ले सकते हैं, लेकिन इसके अगर आदी हो जाते हैं तो ये आपके अवयवों का क्षय करता है। तो चलिए अब हम लोग आखिरी में ट्रीटमेंट पे आते हैं। हमें बताइए कि आयुर्वेद में क्या ट्रीटमेंट होता है एसिडिटी का, और कुछ घरेलू नुस्खे भी बता दीजिएगा, वो भी लोगों को फ़ायदा करेंगे। बिल्कुल तिवारी जी, मैं खुद स्वयं एक गृहिणी भी हूँ, तो मैं जानती हूँ कि हमारे भारतीय किचन में या भारतीय पाकशाला में हमारे पास ऐसे मसाले रहते हैं कि अनेक व्याधियों को हम उससे ट्रीट कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपको घरेलू चिकित्सा के या कुछ घरेलू उपाय ही बताती हूँ। सबसे इसमें अच्छा रहता है सौंफ और मिश्री का सेवन, क्योंकि सौंफ और मिश्री पित्त शामक मानी जाती है, तो ये बहुत ही उत्तम उपचार है कभी भी किसी प्रकार के एसिडिक अटैक के लिए। इसी के साथ साथ आंवले का मुरब्बे का सेवन, मुनक्का का सेवन, ये आपके लिए बहुत लाभकारी होता है। गुलकंद का सेवन, ये भी आपके लिए अच्छा है। कुछ औषधियाँ आती हैं जैसे कि शतावरी चूर्ण का नित्य सेवन, 1 चम्मच ये आप कर सकते हैं रात्रि में दूध के साथ, तो ये भी पित्त शामक है और अम्ल पित्त की समस्या में बहुत कारगर सिद्ध होता है। जब एसिडिटी होती है तो दूध कहते हैं मत पीजिए कि वो ज़्यादा हो। आपने क्या शतावरी दूध के साथ में लेना है, तो वो पित्त शामक हो जाती है, क्योंकि उसके जो गुण होते हैं, क्योंकि दूध भी एसिडिक होता है, तो कुछ लोगों को शायद वो पचने में हानि करता है। तो कभी आप इसको, जिन लोगों को दूध से एलर्जी है तो वो पानी से ले सकते हैं शतावरी चूर्ण को, और अन्यथा इसको दूध के साथ सेवन किया जा सकता है। 1 चम्मच, हाँ जी। और धनिए का पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच जीरे का पाउडर और 1 चम्मच सौंफ का पाउडर, इनको 1 चम्मच को पाउडर करके आप इसका 1/4 चम्मच लेंगे और 2 गिलास पानी में बॉईल करके 1 गिलास उसको रिड्यूस कर लेंगे। उसमें आधा चम्मच मिश्री, धागा मिश्री डाल के इस पानी का सुबह उठ के सेवन कर सकते हैं, या जिस टाइम पे एसिडिक अटैक आता है। तो ये घरेलू नुस्खा है, आपको धनिया भी मिल जाएगा, भुना हुआ जीरा भी मिल जाएगा और सौंफ भी मिल जाएगा। जो हम लोग खाने में डालते हैं वही धनिया? जी बिल्कुल वो धनिया। तो इन सब चीज़ों का उपयोग हमारी एसिडिटी को कम करने के लिए, पित्त शामक के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। गुलाब की पत्तियों का सेवन, गुलाब जल का सेवन, गुलकंद का सेवन, आंवला बहुत उत्तम इसमें माना जाता है। आंवला अपने आप में बहुत ही क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं गुणवान एक फल है, तो इसका आप निरंतर सेवन कर सकते हैं। कच्चा आंवला खाना है या मुरब्बा खाना? मुरब्बा खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कच्चा आंवला इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं हो सकता, क्योंकि वो खटास पे रहेगा। तो आप मुरब्बा का सेवन करें, कैंडीज़ का सेवन कर सकते हैं। और मीठी सौंफ तो हम बता ही है कि जितने भी हम रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं तो भोजन उपरांत मीठी सौंफ दी जाती है। उसका भी एक साइंटिफिक लॉजिक है, बिकॉज इट हेल्प्स एज अ कार्मिनेटिव एंड ऑल्सो एंटा एसिड। तो वो हमारे पचन को, खाने को अच्छा करती है। और आपने देखा होगा कि पान भी दिया जाता है भोजन उपरांत, तो मीठे पान का सेवन भी हमारी एसिडिटी को शांत करने में काफ़ी लाभदायक होता है। पान तो हम लोग पहले देखते थे, हमारी दादी थी तो वो पानदान था उनका, और बिना पान के उनको मतलब खाना खाने के बाद पान खाना ही खाना है, और जो मेहमान आ गए उनको भी पान लगा के देती थी। तो तंबाकू वो नहीं लेती थी। अब क्या है कि वो पान खाते हैं तो टोबैको के साथ में ही खाते हैं, हालांकि वो पान थोड़ा सा मुंह में भी कलर आ जाता है। तो विदाउट टोबैको आपको लेना है, और क्योंकि उसके अपने गुणधर्म रहेंगे, और ये एक संस्कृति है हमारी जो कि अभी विलुप्त होती जा रही है। अन्यथा भोजन उपरांत पान का सेवन बहुत ही अच्छा रहता है। तिवारी जी, इसके साथ साथ कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं जो कि बहुत अच्छे से पित्त का शमन करती हैं। ये मैं कहना चाहूँगी कि ये किसी चिकित्सक के निर्देश पर ही इनका सेवन करें आप। जैसे सूत सेकर रस हो गया, कामदूधा मौतिक हो गई, अविपत्तिकर चूर्ण हो गया, यष्टि मधु चूर्ण हो गया, शतावरी चूर्ण हो गया,
अमल पित्त मिश्रण हो गया, तो अनेक औषधि हैं, परंतु ये प्रकृति विशेष, आपकी व्यय विशेष, आपका क्या बल है, रोग का क्या बल है, रोगी का क्या बल है, ये विवेचना एक वैद्य द्वारा होने के बाद ही इसका आप यूज़ करें। और इसके अलावा जो कोई ऐसे रोगी हैं जो कि बहुत पुराने अमल पित्त से पीड़ित हैं, तो उसमें हम लोग शोधन चिकित्सा भी देते हैं। जो दवा लेने की प्रक्रिया है उसको हम बोलते हैं शमन चिकित्सा, अर्थात हमने पित्त का शमन किया। लेकिन जब रोग गंभीर अवस्था में पहुंच जाता है, जिनको बार बार रात में भी बेरात में भी एसिड के अटैक्स आते हैं, तो उन लोगों को हम लोग शोधन चिकित्सा देते हैं। शोधन के लिए आयुर्वेद में विशेष रूप से वमन विरेचन बताया गया है या फिर पंचकर्मा बताया गया है। तो व्यक्ति विशेष की विवेचना करने के उपरांत यह क्रिया करनी चाहिए। विरेचन जो माना गया है वो पित्त की उत्तम चिकित्सा है। विरेचन का अर्थ है जुलाब देना। जुलाब देने से पित्त का निष्कासन करना शरीर में, जो कि अधिक मात्रा में और एक प्रकोपित मात्रा में, यानी कि मल के तौर में व्यक्ति को परेशान कर रहा है या रुग्ण कर रहा है, तो इसीलिए उसको निष्कासन करने के लिए विरेचन कर्म हम कर सकते हैं। ये जो आपका प्रोग्राम है आपने शरद ऋतु में प्लान किया, ये पित्त का काल है, तो मैं आशा करती हूँ कि हमारे मैक्सिमम जो अमल पित्त रोगी होंगे उनके लिए ये विशेष लाभकारी होगा, क्योंकि ये शरद ऋतु चल रही है सितंबर और अक्टूबर में। इसमें स्वाभाविक तौर पे पित्त का ज़्यादा प्रकोप रहता है, तो इसकी शमन के लिए हमें विशेष रूप से ऐसे आहार का सेवन करना चाहिए जो कि पित्त के विपरीत हों, अर्थात पित्तवर्धक आहार का सेवन ना करें। जैसा मैंने पहले बताया, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, ज़्यादा तले हुई चीज़ें हो गई, ज़्यादा ऑयली सब्सटेंस हो गए, नमक ज़्यादा, तीखा ज़्यादा, बाहर का फास्ट फूड ज़्यादा, इन सब के सेवन से बचें। ज़्यादा निरंतर कॉफ़ी, चाय, अल्कोहल से बचें। अच्छा, ये जो आपने पाउडर्स बताए, चूर्ण जो बताया आपने लेना चाहिए, तो ये कितनी मात्रा में लेना चाहिए और कब लेना चाहिए, वो बता दीजिए थोड़ा सा एक बार फिर। जी तिवारी जी, अनेक चूर्ण है, जैसे अविपत्ति का चूर्ण, उसके नाम के आगे ही अविपत्ति है, यानी कि पित्त का शमन करने के लिए आधा से 1 चम्मच इसको आप ले सकते हैं और शहद से इसका सेवन कर सकते हैं या नॉर्मल पानी से इसका सेवन किया जा सकता है। अधिक मात्रा में ये आपको विरेचन भी करवा देता है और पित्त का शमन करने में सक्षम होता है। तो अवस्था अनुसार, आपके बल के अनुसार और आपके रोग के अनुसार, लक्षण के अनुसार आप इसका डोज का चयन कर सकते हैं कि आधा चम्मच, 1 चम्मच या 2 चम्मच। ज़्यादा अधिक आपको अम्लता नज़र आती है, खट्टी डकार, खट्टा पानी, बेचैनी, तो आप इसकी मात्रा अपने रोग अनुसार इसका चयन कर सकते हैं। इसके अलावा यष्टि मधु चूर्ण अर्थात मुलेठी का चूर्ण, ये भी आप इसी प्रकार से आधा से 1 चम्मच सेवन करें। स्त्रियों के लिए विशेष रूप से रहता है शतावरी चूर्ण, जो कि ज़्यादा पित्त रोग में हम देखते हैं कि उनको माहवारी भी ज़्यादा हो जाती है, तो ये उसमें भी कार्यकर होता है क्योंकि वह पित्त का शमन करता है। तो आपने जो दवाइयाँ बताई, कई बार क्या होता है कि दवा खाते हैं और हमें आराम मिल जाता है, लेकिन फिर वो 10-15 दिन में वापस से एसिडिटी होने लगती है। तो दवाइयाँ क्या पूरी उम्र खानी है, रेगुलर खानी है या गैप करके खानी है, कैसे खानी है? तिवारी जी, हमें चाहिए कि हम निरोगी रहें और बिना औषध के रहें। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि लाइफस्टाइल डिजीज़ के अंतर्गत आने लग गई है, और अगर हम अपना लाइफस्टाइल इम्प्रूव कर लें, अर्थात अपनी जीवन शैली इम्प्रूव कर लें, तो ये आपको बीमारी जड़ से जा सकती है। आपको औषधि लेने की भी ज़रूरत नहीं, कुछ परहेज़ ही आपके लिए कार्यरत होंगे और बहुत लाभकारी होंगे। तो इसके लिए विशेष आयुर्वेद में बताया गया है आपकी दिनचर्या और ऋतुचर्या का ज्ञान होना। दिनचर्या से अर्थ है आप सुबह जब जागते हैं से लेकर रात को सोने तक के समय में आपकी क्या क्या दिनचर्या रहती है, यानी कि आपकी लाइफस्टाइल, जैसे हम मॉडर्न में बोलते हैं कि लाइफस्टाइल क्या रहता है। तो जब आप सुबह उठते हैं, क्या आपका रात्रि का भोजन पचा तभी आपने पुनः भोजन किया, या क्या आपने मल त्याग अच्छे से किया? तो ये सब चीज़ें जानने के बाद आपकी अग्नि कितनी है, समय देखकर भोजन नहीं करना, अपनी अग्नि को समझकर भोजन करना है, कितना आहार लेना है, कितना उपवास करना है, कितने घंटे का हमें गैप रखना है। कई बार बहुत टाइम निकल जाता है, हम लोग खाना खाना भूल जाते हैं या बहुत दिनों तक उपवास करते हैं, तो वो दोबारे पित्त को प्रकोप करता है, जिसकी वजह से एसिड का दोबारे से संक्रमण होकर हाइपर एसिडिटी बनता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है।
दीवा स्वाप अर्थात दिन में सोने से भी पित्त का प्रकोप होता है। रात्रि जागरण, आजकल आप देखते हैं कि सभी बच्चे बहुत देर तक जाग के काम करते हैं, या फिर आजकल कॉल सेंटर्स में लोग काम करते हैं जिसमें रात में जागना होता है, जिसके चलते हुए पित्त का प्रकोप होना स्वाभाविक है। आप खुद भी महसूस करेंगे कि जब भी आपने गुरु आहार खाया या स्निग्ध आहार या तेल वाला आहार का क्या आपने बताया गुरु आहार, थोड़ा सा ऐसी हिंदी बताइए कि मुझे दर्शकों को आजकल जानती हैं शुद्ध हिंदी सुनने की और बोलने की आदत खत्म हो गई है, तो ये आहार क्या होता है? जी जी, गुरु आहार से हमें समझना चाहिए पनीर हो गया, चीज़ हो गया, पास्ता हो गया, मैदा हो गया, अच्छा। जो कि पचने में भारी है, जैसे उड़द होगी, दाल हो गई और ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, जिसको इंटेस्टाइन्स को बर्न करने में जिसकी कैलोरीज ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा कार्य करना पड़ता है हमारे मेटाबॉलिज्म को। तो इस सब चीज़ों को, और जो सुपाच्य हैं जैसे कि हमारा मूंग दाल हो गया, तोरी हो गई, घिया हो गया, तो ये सुपाच्य और लघु आहार इसको के अंतर्गत आती है, खिचड़ी वगैरह, तो इनका हम सेवन कर सकते हैं। आयुर्वेद बोलता है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रश्नम च, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए। आतुर व्यक्ति अर्थात जो रोगी है उसको आतुर का विचार करके फिर उसके स्वास्थ्य की रक्षा किसी भी औषधियों द्वारा की जा सकती है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन आज पूछूंगा। तो आज का सवाल है कि आयुर्वेद में 3 दोष बताए गए हैं, वात, पित्त और तीसरा कौन सा? बताओ भाई, कमेंट करो और बताओ। और एक लकी विजेता को डॉक्टर स्वाति से फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन मिलेगा। तो देखा आप लोगों ने, डॉक्टर स्वाति त्यागी जी ने कितनी अच्छी तरह से हम लोगों को आयुर्वेद के बारे में समझाया। एसिडिटी का क्या ट्रीटमेंट है, घर में भी रह के आप घर में रसोई में आपके जो चीज़ें हैं उनसे भी आप एसिडिटी का इलाज कर सकते हैं। तो अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो खुद तो देखिए और अपने मिलने वाले जानने वाले फ्रेंड्स को भी आप पहुंचा सकते हैं, हमारा एपिसोड शेयर कर सकते हैं। कमेंट और लाइक करके हमें जरूर बताइए ये एपिसोड आपको कैसे लगा। और अगर अभी तक आपने तिवारी जी टॉक शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तब तक अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।